62 निहारिका का खतरनाक प्लान अनाया के लिए। सभी ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, मगर अनाया को पसंद नहीं आया। उसने एक प्रेजेंटेशन लिया और उसे ठीक करने लगी। उसने उस प्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से ठीक कर दिया और फिर उस लड़की जिसका नाम प्रीति था, उससे बोली इसे दोबारा बनाकर मुझे मेल कर देना। इतना बोलकर वहां से चली गई। वो ऑफिस से निकल रायचंद मेंशन की तरफ निकल गई। वो जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा कि सभी लोग सगाई की तैयारियों में लगे हैं। हालांकि सगाई का फंक्शन राजावत मेंशन में था, मगर रायचंद फैमिली के भी मेहमान आने वाले थे, इसलिए उन्होंने सबको इनवाइट कार्ड भिजवा दिया। ऐसे ही रात हो गई, सबने डिनर किया और सोने चले गए। कल सबने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। राजावत मेंशन में भी सभी ने डिनर करने के बाद थोड़ा देर कल की पार्टी का डिस्कशन किया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इधर रायचंद मेंशन और राजावत मेंशन में अनाया के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अगली सुबह, आज की सुबह अनाया के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि वो आज ऑफिशियली शिवाय की मंगेतर बन जाने वाली थी। इधर सभी लोग सुबह से ही सारे जरूरी काम निपटा रहे थे। अनाया ने योगा किया और शावर लेकर नीचे आ गई। उसने अभी एक शॉर्ट और टी शर्ट पहनी थी। वहीं उसे देखकर सबके चेहरों में स्माइल आ गई, मगर 3 लोगों को छोड़कर। मगर उनके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था, जो कि अनाया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। सभी ने नाश्ता किया। इन दिनों सुनंदा जी कुछ नहीं बोली क्योंकि वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। राजावत मेंशन में भी सबने नाश्ता किया और सारी तैयारियां देखने लगे, मगर निहारिका के अलावा सब खुश थे। हालांकि निहार भी थोड़ा दुखी था, मगर वो अनाया खुश थी इसलिए उसके दिल में एक सुकून था। आज की एंगेजमेंट में किशन मल्होत्रा की फैमिली भी शामिल होने वाली थी। ऐसे ही दिन ने शाम हो गई। राजावत मेंशन में मेहमान आना शुरू हो गए थे। थोड़ा ही देर बाद वहां रायचंद फैमिली, उनके ही साथ सुनंदा जी और स्नेहा रिया भी आए हुए थे। वो सब लोग राजावत फैमिली से मिले। अनाया और सभी बच्चों ने सबके पैर छुए। आरवी ऋषभ को एकटक निहार रही थी। वहीं शिवन्या हमारे रिधम बाबू को देख रही थी। थोड़ा ही देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली वहां आ गए और अनंत मल्होत्रा एकटक अनाया को निहार रहा था। वो तो अनाया को हर कीमत पर पाना चाहता था, मगर आज उसका ये सपना टूटने वाला था। आदित्य मल्होत्रा रूही को देख रहा था और रूही भी उसे चोर नजरों से देख रहा था, जिससे आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर किसी के देखने से पहले उसने वो स्माइल छुपा ली। तभी धीरज जी बोले, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आप सबको पता ही है कि आज मेरे छोटे पोते शिवाय की सगाई है, मगर किससे ये आप नहीं जानते तो मिलिए मेरी पोता बहू, मगर उससे पहले मेरी प्रिंसेस है वो अनाया रायचंद। जैसे ही सबने ये सुना मेहमान तो खुश हो गए, मगर निहारिका के दोस्त उसे देखने लगे। वहीं अनंत की तो सांस ही रुक गई और वो अपनी लाल आंखों से सामने देखने लगा। उसे ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से अपने भाई को बताकर चले गया। वहीं स्टेज पर अनाया और शिवाय ने एक दूसरे को रिंग पहनाई तो सबने तालियां बजाईं। तभी एक ड्रयान से दोनों में फूल गिरने लगे। इधर निहारिका नफरत से सब कुछ देख रही थी। तभी स्टेज पर आरव आया और बोला, अटेंशन एवरीवन, ये पार्टी काफी रूखी सूखी लग रही है, क्यों ना एक डांस हो जाए। सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ स्टेज पर आ जाएं। रूही और एक लंका वही रूहानी आरव, शिवन्या ऋषभ, आरवी और रिधम और हमारे लवी डवी कपल अनाया शिवाय, स्नेहा आदित्य और रिया भी किसी लड़के के साथ स्टेज पर आ गई। तभी गाना स्टार्ट हुआ, सुनो ना संगमरमर की ये मिला रे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। सब लोग डांस करने लगे। तभी दूसरा गाना चेंज हुआ, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। इसमें पार्टनर्स चेंज हो गए। शिवाय निहारिका, अनाया निहार, आरव रिया, आरवी आदित्य, ऋषभ स्नेहा, रूही रिधम और एक और लंका और शिवन्या। मगर शिवाय की नजर तो बस अनाया पर थी, जिससे निहारिका बेहद गुस्से और जलन में थी। वहीं अनाया भी शिवाय को देख रही थी, मगर निहार एकटक अनाया को निहार रहा था। तभी दोबारा सॉन्ग चेंज हुआ। इस बार शिवाय अनाया, आरवी ऋषभ, शिवन्या रिधम।
रूहानी आरव और आदित्य रूही पार्टनर्स बन गए। बाकी लोग स्टेज से उतर गए। यहाँ मोनिका भी शामिल थी, जो कि कुछ समय पहले ही आई थी। मायरा और उसकी बहन भी यहाँ मौजूद थे। उन सबने निहारिका से हाथ मिला लिया था। अभी तक डांस भी खत्म हो गया था, मगर अनाया स्टेज पर ही खंगाई हो गई थी और शिवन्या से बात कर रही थी। मगर अनाया बिल्कुल एक बंगे से झूमर के नीचे ही खंगाई थी। मगर शिवन्या थोड़ा सा दूर, तभी निहारिका ने किसी को कॉल किया और कुछ मैसेज करके अनाया को देखने लगी। अनाया को भी निहारिका की नज़र महसूस हो रही थी और मन में बोली, निहारिका डार्लिंग, तुम बहुत बेवकूफ़ हो जो तुमने कमा लिया। मगर कोई ना, आज तुम जेल नहीं मेरे टॉर्चर विला जाओगी, और मिसेज सुनंदा भी, और उनकी प्यारी पोतियां भी। इधर झूमर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। वो झूमर उन दोनों पर गिरता उससे पहले ही शिवाय ने उन दोनों को बचा लिया और झूमर एक झटके से गिर गया। जैसे ही सबने झूमर का गिरना सुना, सब लोग स्टेज पर देखने लगे। वहीं उन तीनों को ठीक देखकर सबने राहत की सांस ली। रिजर्व जी और प्रतिज्ञा जी जल्दी से आए और अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा लिया। आज अनाया ने रिद्धि जी को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि उन्हें टाइट हक कर लिया। वहीं ये महसूस कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया तो वो वहां से चला गया। मगर निहारिका और उसके साथ मिले लोग डर गए। मगर तभी निहारिका बोली, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इस अनाया को मरना ही होगा। थोड़ी देर बाद सब डिनर करने लगे। तभी एक आदमी जो कि वेटर था, वो शिवाय को अल्कोहल सर्व करने लगा और दूसरा आरव को। तो अनाया को कुछ गंध लगी। उसने शिवाय का ग्लास छीन लिया और उससे अलग कर दिया, और उसका तो शिवाय ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी बेबी गर्ल की बात थोड़ा काट सकता था। इधर रूहानी ने भी आरव को ड्रिंक नहीं करने दिया। स्नेहा कब से शिवाय को देख रही थी कि शिवाय को एक कॉल आई, तो वो दूसरी तरफ चला गया। तभी स्नेहा और मोनिका के पास एक एक सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की गई, जो दोनों ने पी ली। आरव वहां से वॉशरूम चला गया और मोनिका आरव के और स्नेहा शिवाय के पीछे चली गई। तभी स्नेहा और मोनिका को दोनों को गर्मी लगने लगी। वो दोनों शिवाय और आरव तक पहुंचती उससे पहले ही काले कपड़े पहने लोगों ने दोनों को उठा लिया और एक एक कमरे में जाकर छोड़ दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। 65 सुनंदा और निहारिका का सच आया सामने। मोनिका और स्नेहा को अलग अलग कमरों में छोड़ा गया। तभी दोनों ही कमरों में एक एक आदमी आया। मोनिका के कमरे में जैसे ही मोनिका ने अपने पास किसी को महसूस किया, उसने उसे अपने पास खींच लिया और बोली, आरव जी, मुझे पता था आप उस रूहानी से टाइम पास कर रहे हो, अब आप मेरे हो जाओगे। वहीं वहां मौजूद शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई। उसने उसे सारे कपड़े उतार दिए और उस पर टूट पड़ा। वो थोड़ा भी जेंटल नहीं रहा। मगर मोनिका नशे में होने की वजह से उसे दर्द नहीं हो रहा था और वो काफी इंजॉय कर रही थी। इधर स्नेहा के कमरे में वो भी शिवाय के नाम लेकर किसी और इंसान के साथ इंटीमेट हो रही थी। इधर पार्टी हॉल में सभी लोगों ने डिनर कर लिया था और पार्टी खत्म हो गई थी। वहां अब बस फैमिली मेंबर्स, रायचंद और राठौर फैमिली, शर्मा फैमिली और मल्होत्रा फैमिली ही शामिल थे। सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मगर वहां शिवाय आरव मौजूद नहीं थे। आरव का एक इमरजेंसी केस आ गया था। वहीं शिवाय अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके हाथों में सुनंदा जी की फाइल थी, जिसमें उनके बहुत राज का भी पता चल गया था। तभी शिवाय बोला, उसे कहाँ रखा है? तो शिवाय का असिस्टेंट बोला, रोहित बोला बॉस बेसमेंट में। तो शिवाय के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और वो बोला, जब मैं बोलूं तो उसे लेकर आ जाना। फिर रोहित वहां से चला गया और शिवाय अनाया के कमरे में चला गया। अनाया सोई हुई थी। तभी उसे अपने कमर पर हाथ महसूस हुए। उसने अपने आंखें खोलकर देखा तो शिवाय था। उसने अपना सिर उसके सीने में रखा और टाइट हक करके सो गई। अनाया ऐसे करने पर शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भी उसे बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सुनंदा जी स्नेहा को ढूंढ रही थी, मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिली। वो जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी।
तभी अनाया उनके सामने आ गई और बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने मिसेज विश्वास। तो सुनंदा जी झूठे आंसू बहाते हुए बोली, स्नेहा कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी सभी लोग परेशान होकर हर जगह ढूंढने लगे। तभी अनाया ने जानबूझकर रूही को उसी कमरे की तरफ भेजा जहां स्नेहा थी। रूही ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी चीख निकल गई। तो सब लोग जल्दी से उस कमरे में आ गए, मगर वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए और सबने अपना चेहरा मोड़ लिया। मगर रिया और सुनंदा जी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तभी सुनंदा जी रोते हुए बोली, स्नेहा मेरा बच्चा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा बोलकर रोने लगी। तभी वो चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम। तभी वो इंसान पलटा, ये कोई और था जिसे देखकर सुनंदा जी का चेहरा सफेद बन गया। वो आदमी अपनी आलसी आवाज में बोला, दादी माँ आप क्यों चिल्ला रही है, वैसे भी ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ाई है। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर सुनंदा जी को बेहद गुस्सा आया, मगर वो जैसे ही उसे मारने को हुई, उस लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, दादी माँ आपके हाथ में मोच आ जाएगी, इसे संभाल के रखिए। इतना बोलकर वो एक टॉवल लपेटकर बाथरूम में चले गया। वहीं उस कमरे को घूरने कर सब दूसरे कमरे में गए जिसे रूहानी ने देखा था। जैसे ही वहां का नजारा देखा, रंजीत जी और राधिका जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं मोहिनी जी तो सुन्न रह गई। तभी वो शख्स भी पलटा तो निहारिका का चेहरा भी काला पड़ गया और वो सब लोग के चेहरों पर 12 बजे गए। वहीं सबके जाने के बाद मोहिनी जी ने मोनिका के चेहरे पर पानी फेंका जिससे मोनिका की आंखें खुल गईं। उसने जब अपने पास आरव के अलावा किसी और को देखा तो उसे बेहद गुस्सा आया और वो उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, आदित्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं मोहिनी जी ने जब देखा कि मोनिका उस लड़के को जानती है तो उनका गुस्सा भड़क उठा। वो चिल्लाते हुए बोली, कौन है ये मोनिका। मोनिका के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी वो लड़का बोला, बाबू मॉम रिलैक्स, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मोहिनी जी को अब रोना आ रहा था। उन्होंने नफरत से मोनिका को देखा और बोला, नीचे आओ, और वहां से चली गई। स्नेहा को भी रूही को उठकर नीचे आने को बोल दिया। सभी लोग हॉल में मौजूद थे। तभी शिवाय भी अपने बिजनेस सूट में नीचे आया और एक सोफे पर राजा की तरह बैठ गया। वहीं तभी बाहर से आरव आया। वो अभी भी डॉक्टर के कोट में था। उसने सबको एक नज़र देखा और अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। तभी स्नेहा, मोनिका, अमित और आदित्य चारों नीचे आ गए। स्नेहा और मोनिका को सब घिन से देखने लगे। वहीं स्नेहा की नज़र शिवाय पर पड़ी तो वो शिवाय को देखने लगी, मगर शिवाय की आंखों में उसके लिए नफरत और घिन साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद आरव भी आ गया और शिवाय के साथ बैठ गया। तभी ऋषभ मोनिका के पास गया और उसके खींचकर थप्पड़ मार दिया, जिससे वो संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर गई और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसे अभी तक भी दर्द हो रहा था। तभी दादू गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, बताओ ये सब क्यों किया। तभी मोनिका और स्नेहा रोते हुए बोली, नानू दादू हमें नहीं पता, हमें कल रात का कुछ भी याद नहीं है कि हम वहां कैसे पहुंचे। तभी अनाया बोली, बिल्कुल तुम दोनों को याद कैसे होगा, क्योंकि तुम दोनों कल उस कमरे में नहीं बल्कि किसी और कमरे में जाना चाहती थी। तभी सुनंदा जी बोली, ए लंकी तुम इन दोनों पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो। हाँ, जब वो बोल रही हैं, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो क्यों बात का बतंग बना रही। तभी अनाया अपनी डरावनी आवाज में बोली, बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि मुंह खोलने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की और इतनी ऊंची आवाज में बोलने की। अपनी आवाज को कंट्रोल में रखो वरना तुम्हें मैं हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। वहीं अनाया का गुस्सा देखकर सब डर से 2 कदम पीछे हो गए, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। वो तो काफी इंटरेस्ट से अनाया को देख रहा था। निहारिका भी डर गई थी। उसे अब डर लगने लगा था कहीं उसका सच भी पता ना चल जाए। तभी अनाया ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया। तभी ईशान वहां आ गया और उसने अनाया को ग्रीट किया। वहीं वहां ईशान को देखकर सब दंग हो गए। वहीं उसका अनाया को बॉस बोलना सबको और भी चौंका गया। तभी अनाया ने उसे कुछ इशारा किया, इसी के साथ वीडियो चलने लगी।
जिसमें मोनिका की बातें सुनाई दे रही थी। ये कल रात की वीडियो थी जब आदित्य और मोनिका इंटीमेट हो रहे थे और वो आरव का नाम ले रही थी। तभी दूसरा वीडियो चला जिसमें स्नेहा अमित के साथ थी और वो शिवाय का नाम ले रही थी, जिससे आरव और शिवाय का चेहरा गुस्से से काला हो गया और शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो गई और आसपास का टेम्परेचर अचानक ही गिरने लगा। वहीं मोनिका और स्नेहा सुन्न रह गए, दोनों तो बिल्कुल शांत रह गई। तभी दूसरा वीडियो चला जिसमें स्नेहा, रिया और सुनंदा जी ये प्लान बना रहे थे। तभी निहारिका जल्दी से स्नेहा के पास गई और उसने उससे एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे शिवाय के बारे में सोचने की भी। वहीं उसकी बातें सुनकर सब हैरान हो गए। तभी तीसरा वीडियो चला जिसमें पांचों आरव के लिए प्लान बना रहे थे। इसे देखकर तो पांचों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वहीं फिर उसमें एक वीडियो और चलने लगा जहां निहारिका एक आदमी से बात कर रही थी और झूमर को अनाया के ऊपर गिराने को बोल रही थी। इसी के साथ वीडियो बंद हो गई। चारों तरफ शांति फैल गई। तभी रिद्धि जी ने निहारिका को एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मरवाने का प्लान बनाने की। निहारिका अभी तक सदमे में खंगाई थी। 66 निहारिका का जेल जाना। निहारिका अभी भी सदमे में थी, मगर तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाँ मैंने ही उसे मरवाने की कोशिश की क्योंकि वो मेरे शिवाय को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। तभी शिवाय गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी, मैं कभी भी तुम्हारा था ही नहीं। वो तुम हो जो मेरे पीछे पिंगाई हुई थी। मैं हमेशा से अनाया से ही प्यार करता था। इस बात पर निहारिका चिल्लाते हुए बोली, क्यों शिवाय, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे देखो, मैं तुम्हारी बिजनेस में भी मदद कर सकती हूँ। वहीं उसकी बात सुनकर शिवाय उसे डिस्गस्टिंग नजरों से देखने लगा और बोला, तुम उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। तुम्हें पता भी है अनाया कौन है? वो एंजल ग्रुप की ओनर है, जिसकी कंपनी मेरे साथ नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। वहीं ये सब सुनकर सब सदमे में चले गए। निहारिका बोली, झूठ, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अभी बच्ची है। तभी शिवाय बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मगर तुम्हारे कुछ भी सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। अब सबको यकीन हो गया था। अश्विन जी प्राउड से उसे देख रहे थे। वहीं दादू बोले, हमारे खून में ही बिजनेस है। इस बात पर सब मुस्कुरा दिए, मगर तभी उन्हें कुछ याद आया और वो सब डर से कांप गए। सबसे ज्यादा निहारिका, सुनंदा जी और उनकी दोनों पोतियां, क्योंकि सबको पता था एंजल ग्रुप की ओनर ही बेरहम क्वीन है, जो अंडरवर्ल्ड और बिजनेस से लेकर सरकार पर भी राज करती है। तभी शिवाय ने एक मैसेज किया और थोड़ा ही देर बाद रोहित शेट्टी अपने साथ एक आदमी को लाया जिसके चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था। तभी शिवाय ने वो कपड़ा हटाया तो उनके सामने सुनंदा के भाई मिस्टर अजय नारद थे, जिनके मरने की खबर देकर सुनंदा जी ने रंजीत जी से कितने ही पैसे निकलवाए। वहीं अपने सामने अजय जी को देखकर सब हैरान थे, कुछ लोगों को छोड़कर जो उन्हें जानते नहीं थे। तभी दादाजी सुनंदा जी के पास गए और एक थप्पड़ उनके चेहरे पर जंग दिया और बेहद गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतना झूठ बोलने की। तो सुनंदा जी नफरत से बोली, हाँ बोला झूठ मैंने, क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए थी और देखो मैंने सब कुछ अपने नाम करवा भी दिया है। वही ये सब सुनकर दादाजी लंघा गए। आज उनके एक गलत फैसले ने उनकी बरसों की कमाई को उनसे छीन लिया गया था। तभी वो बोली, जल्दी से जल्दी रायचंद मेंशन और रायचंद इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ। तभी अनाया उन्हें देखते हुए बोली, अच्छा जरा पेपर्स पर नजर डालो। तभी उससे जब पेपर्स चेक किया तो वो पेपर्स नकली थे, उसमें भी रिधम के सिग्नेचर नहीं थे और ना ही घर के पेपर्स असली थे। अब तो उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। वो बोली, तुमने हमें धोखा दिया। तभी अनाया ने एक थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर जा गिरी। तभी अनाया ने उनके जब्बे को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मेरी फैमिली को धोखा दोगी और मेरे दादू की सालों की कमाई को यूं ही हड़प लोगी? फिर उसके कान में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती मुझे मरवाने में तुम्हारे आशिक का हाथ है ना? मगर चिंता मत करो, जल्दी ही उसे भी उसके बिल से निकालकर भगवान के पास भेज दूंगी।
मगर उससे पहले तुम्हारी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये सब अनाया ने बहुत धीरे से बोला था, जिससे सुनंदा जी का चेहरा सफेद पन गया। तभी अनाया ने अपने गार्ड्स को बुलाया और स्नेहा, रिया और सुनंदा जी को अपने बेसमेंट में भेज दिया। तभी वहां पुलिस आ गई और आते ही बोली, मिस बंसल यू आर अंडर अरेस्ट। जैसे ही पुलिस ने ये बोला उसी वक्त निहार वहां आ गया और बोला, इंस्पेक्टर आप मेरी बहन को क्यों लेकर जा रहे हैं। तभी निहारिका रोते हुए बोली, भाई मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना। तभी इंस्पेक्टर बोले, मिस्टर बंसल, मिस बंसल ने मिस अनाया रायचंद की जान लेने की साजिश रची, इसलिए हम इन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास ठोस सबूत है। इतना बोलकर लेडी कांस्टेबल ने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और उसे लेकर जाने लगे। तभी निहारिका नफरत से अनाया को देखने लगी। फिर बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगी। निहार की आंखों में आंसू थे। परिवार के नाम पर एक बहन ही तो थी, जो अपनी गलतियों की वजह से आज बर्बाद हो गई। निहार भी वहां नहीं रुका और वहां से अपने कमरे में चला गया। वहीं अब सभी लोग हॉल में बैठ गए थे। तभी रिद्धि जी अनाया को देखने लगी। अनाया ने उन्हें एक नज़र देखा और आज उसकी नज़र में नफरत नहीं थी, जिससे रिद्धि जी को कुछ उम्मीद मिली। तभी रंजीत जी बोले, मेरा शैतान बच्चा तो इतना टैलेंटेड है। तो अनाया बस मुस्कुरा दी। वहीं प्रतिभा जी तो और भी खुश हो गई। वो अनाया को बचपन से ही बहुत पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद रायचंद फैमिली अपने घर चली गई। वहीं मोनिका को मोहिनी जी ने घर से निकाल दिया था और उससे अपने सारे रिश्ते भी तोड़ दिए थे। मगर ये सब लोग अभी भी अनाया को बर्बाद करना चाहते थे। मगर अनाया ने मोनिका को बहुत टॉर्चर करवाया और फिर उसे एक सुनसान संक पर फेंक दिया। तभी वहां एक गांगेय आकर रुकी और मोनिका को वहां से एक जगह लेकर चली गई, जहां हर जगह खंडहर था। तभी वो उस खंडहर के अंदर चले गए। अंदर एक बहुत सुंदर विला था। तभी मोनिका को एक रूम में सुलाया गया और उसके लिए डॉक्टर बुलाए गए, जो उसका इलाज कर सकें। मगर ये अनाया की एक चाल थी। मगर अफसोस ये उन्हें नहीं पता था। मोनिका को भी ये बात नहीं पता थी कि अनाया ही बेरहम क्वीन है। मगर वो अनाया और रूहानी को जान से मारना चाहती थी और पूरे रायचंद फैमिली को भी बर्बाद करना चाहती थी। 67 शिवाय और अनाया की करीबी मोनिका का इलाज चल रहा था। इधर हेल विला में सुनंदा जी और उसकी दोनों पोतियों को बांध कर रखा गया था। तभी उन्हें धीरे धीरे होश आया। जैसे ही उन तीनों ने आंखें खोली तो उनकी आंखें सामने की तरफ गई, तो उनके सामने अनाया सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी। तभी सुनंदा जी गुस्से में बोली, इलन की तूने हमें यहां बांध क्यों रखा है? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं उसके ऐसे चिल्लाने से अनाया का चेहरा काला पन गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो अपनी खतरनाक आवाज में बोली, आवाज नीचे मिसेज विश्वास, तुम अपनी औकात भूल गई हो लगता है। तुम मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो। तुम मुझे हल्के में ले रही हो क्या? उसने इतना बोलकर एक इविल स्माइल पास की, फिर अपनी जगह से उठते हुए सुनंदा जी के पास गई और उसका जबड़ा कसते हुए बोली, तेरी उम्र तो मेरे पापा जितनी है, मगर तूने मेरे दादू को भाई बना लिया, नॉट बैड। तुझे क्या लगा तू ये सब प्लानिंग करेगी अपने उस आशिक के साथ मेरे परिवार को बर्बाद करने की? और मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ, वैसे तेरा आशिक वीरेन बंसल तुम्हें तो याद ही होगा ना। वहीं उसके मुंह से वीरेन बंसल सुनकर सुनंदा जी का चेहरा काला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो? वहीं सुनंदा जी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर बोली, ओह बुआ दादी, आप इतने जल्दी अपने आशिक को भूल कैसे सकती हो? जबकि स्नेहा तो आपकी पोती नहीं, आपकी नाजायज औलाद है। क्यों, सही कहा ना? वहीं उसकी बातें सुनकर स्नेहा तो शौक के मारे देखने लगी। वहीं लिया भी अविश्वास से कभी अनाया को तो कभी अपनी दादी को देख रही थी। तभी अनाया बोली, तुमने सबसे बनगाई गलती क्या की पता है? मेरे मॉम डैड से मुझे अलग करवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी फैमिली से नफरत करने लगूं और तुम लोग मुझे मरवा सको, राइट? मगर अफसोस मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मगर आज तुम मरोगी और तुम्हारी ये नाजायज बेटी और नाम की पोती भी। इस दोनों को मैं नहीं मारती, मगर इस घटिया
लड़की ने मेरे शिवाय को पाने की कोशिश की जो कि मेरा है, सिर्फ मेरा, और इसने उसका साथ दिया तो सजा मिलेगी। मगर तुम्हारी इस नाजायज बेटी को बहुत शौक है ना दूसरे के बिस्तर तक जाने का, आज इसका ये शौक मैं पूरा करूंगी। इतना बोलकर उसने एक गार्ड को इशारा किया तो उसने स्नेहा को एक इंजेक्शन लगा दिया। वहीं वो इंजेक्शन लगने के 5 मिनट बाद ही उसे गर्मी लगने लगी। तभी अनाया ने उसे खोल दिया और 2 गार्ड्स के साथ भेज दिया। सुनंदा जी चिल्लाने लगी कि उनकी बेटी को छोड़ दे, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी और दूसरे कमरे से स्नेहा की सिसकियों और चिल्लाने की आवाज आने लगी, जो कि बेहद दर्दनाक थी, क्योंकि उसके साथ 2 लोग एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद स्नेहा की आवाजें आना बंद हो गई, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। वहीं सुनंदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्होंने सुनंदा जी और रिया और स्नेहा को होश में लाकर डैनियल के आगे डाल दिया। इसी के साथ उन तीनों की बेहद दर्दनाक आवाजें 2 घंटे तक गूंजती रही, फिर सब शांत हो गया। अनाया वहां से निकल गई और सीधे रायचंद मैंशन आ गई। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अनाया ने एक नज़र सबको देखा और ऊपर को जाने को हुई। तभी रिद्धि जी बोली अना, तो अनाया के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ाए और बोली बोलिए, तो रिद्धि जी उसके पैरों में गिर गई और बोली मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। हाँ, मैंने लोगों के तानों से बचने के लिए तुम्हें अपने करीब नहीं रखा, मगर मैं हर रोज तुम्हारे सिराने बैठती थी। मैंने तुम्हें हॉस्टल सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा था। मुझे सजा दे दो, मगर इस तरह से मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनाया की आंखें लाल हो गई। उसने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था, मगर उसे रिद्धि जी से एक सुकून मिलता था। उसने उन्हें उठाया और उनके गले लगकर रोने लगी। वही ये सब देखकर सबकी आंखें नम हो गई। तभी अनाया बोली मॉम, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरी थी, मगर मेरे साथ आपका ऐसा व्यवहार मुझे बहुत हर्ट करता था, मगर मैं आपको माफ करती हूँ। आखिर जब माँ बाप बच्चों की सारी गलतियां माफ कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। तभी अश्विन जी ने भी माफी मांगी और रिधम ने भी। अनाया ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि एक गलतफहमी के वजह से उसने अपना पूरा बचपन खोया था। मगर उसके मम्मा पापा ने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए उसे खुद से दूर कर दिया। हालांकि रिद्धि जी को ये सब करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अनाया को बचपन में ही मार दिया जाता। इधर अनाया जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, उसे बेड पर शिवाय दिखा, जो अपने दोनों हाथ सिर के पीछे लगाकर लेटा था। तभी शिवाय ने झटके से अनाया को अपने पास खींचा और उसके होठों को बेताबी से चूमने लगा। अभी रात हो गई थी और अनाया का डिनर करने का मन नहीं था। शिवाय ने अनाया के गले में किसेज और बाइट की और उसके हाथ उसके सीने पर चले गए। वहीं शिवाय के हाथ अपने सीने में महसूस कर अनाया की सांसें गहरी हो गई। शिवाय ने अनाया के उभारों को प्रेस करना शुरू कर दिया, जिससे अनाया की आहें निकलने लगी। शिवाय ने उसकी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए और उसके इनर वियर को फांद दिया और एकटक उसके उभारों को देखने लगा। उसके ऐसे देखने से अनाया को बहुत शर्म आ रही थी। अनाया ने अपने हाथों से अपने सीने को कवर करना चाहा तो शिवाय ने उसके दोनों हाथों को उसके सिर से लगाकर हस्की वॉइस में बोला, बेबी गर्ल, इतना क्यों शर्मा रही हो? ये सब मेरा ही तो है और अभी तो तुम्हें मुझे खुद के बॉडी हर हिस्से में महसूस करना है। तुम्हारा तो अभी से ये हाल है, तब क्या होगा जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगा? मगर अभी नहीं, शादी के बाद। मगर तब तक मुझे थोड़ा प्यार करने दो। इतना बोलकर वो उसके उभार को मुंह में लेकर जोर जोर से पीने लगा, जिससे अनाया की सिसकियां तेज हो गई। तभी शिवाय ने उसके नाजुक अंग पर अपना हाथ रखा, जिससे अनाया सिसक उठी। शिवाय ने वहां सहलाया और फिर अपनी एक उंगली को वहां से अंदर बाहर करने लगा। अनाया ने उसकी पीठ पर अपने नाखून धंसा दिए। करीब आधे घंटे बाद उसने अपने होठों से वहां सक किया और फिर अनाया को उठाकर बाथरूम में चला गया। उसने अनाया को साफ किया और उसको बाथरोब पहनाकर बाहर ला गया। उसने उसके कपड़े दिए और उसे पहनने को बोलकर बाथरूम में चला गया, क्योंकि उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मगर वो अभी अनाया के साथ वो सब नहीं करना चाहता था,
क्योंकि वो अपना फर्स्ट टाइम काफी स्पेशल बनाना चाहता था। करीब 1 घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आया। उसने अनाया के क्लोजेट से एक टी शर्ट और लोवर निकाला और पहन लिया, क्योंकि उसने अपने कुछ कपड़े यहाँ रखे तो ताकि वो कभी भी यहाँ रहे तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। 68 शिवाय और अनाया द किंग एंड क्वीन। तब तक अनाया ने भी कपड़े पहन लिए थे और दोनों बेड पर एक दूसरे की बाहों में सो गए। थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही शिवाय की नींद खुली उसने आंखें खोली तो उसको अपने सीने पर भार महसूस हुआ। उसने देखा ये अनाया थी जो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर सो रही थी। वो उठा और उसने अनाया के फोरहेड में किस की और फिर वो एक नोट पर कुछ लिखकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद जब अनाया की नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा मगर उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र नोट पर गई। उसने उसे खोला, उसमें लिखा हुआ था, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल, मैं जा रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे। ये पढ़कर अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उस नोट्स को एक बॉक्स में रखा और बाद में फ्रेश होने चली गई। तभी उसे एक फोन आया। उसने फोन उठाकर कान में लगाया तो वहां से बोला गया, बॉस काम हो गया। तो अनाया के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो बाथरूम में नहाने चली गई। आज अनाया की अंडरवर्ल्ड मीटिंग थी। उसने नहाया और जल्दी से बाल सुखाकर उसने एक बिजनेस सूट पहन लिया। तभी वो कमरे से बाहर गई और सीढ़ियों से उतरते हुए उसने सबको एक नज़र देखा, सबको मॉर्निंग विश करके बाहर की तरफ जाने लगी। तभी रिद्धि जी बोली, अना नाश्ता तो कर लो। तो अनाया बिना पीछे मुड़े बोली, मम्मा मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं बाहर ही लंच कर लूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उसने एक फरारी निकाली और वहां से तेजी से निकल गई। उसने अपनी कार को एंजल ग्रुप की तरफ मोड़ा। थोड़ी देर बाद वो अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने कैबिन में गई और कैबिन में पहुंचकर अपनी चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट ईशान उसके कैबिन में आया और वो दोनों मीटिंग रूम में चले गए। जैसे ही दोनों कैबिन में गए सबने अनाया को ग्रीट किया और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट हुई। ये डील एक फॉरेन कंट्री के साथ थी, जो डील अनाया को काफी पसंद आई। अनाया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद उसने सबको एक नज़र देखा और बोली, आप लोग को अभी पता नहीं होगा कि एंजल ग्रुप की सीईओ और चेयरमैन कौन है। तो सबने अपना नाम हिला दिया। तो अनाया बोली, तो आज आप लोग मुझे देख लो। इतना बोलकर उसने अपना मास्क हटा दिया। जब सबने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो सब लोग फ्रीज हो गए। वो बस एकटक उसे छोटी सी उम्र की लड़की को देख रहे थे, जो कि इतनी कम उम्र में पूरे अंडरवर्ल्ड से लेकर बिजनेस यहाँ तक कि सरकार पर भी राज करती है। उसके बाद अनाया बोली, तो मैं हूँ आपकी सीईओ अनाया रायचंद। वहीं अनाया रायचंद सुनकर सबको एक और झटका लगा कि एशिया की नंबर 1 फैमिली की बेटी होकर अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। सब लोग रिस्पेक्ट से उसे देख रहे थे। उसके अनाया ने ईशान को मीडिया को बुलाने को कहा। तभी थोड़ी देर बाद मीडिया आ गई। सभी बहुत उत्सुक थे, क्योंकि आज जो सबके लिए एक मिस्ट्री थी, वो भी क्वीन दुनिया के सामने आने वाली थी। बहुत कम लोग अनाया की अंडरवर्ल्ड की पहचान जानते थे, मगर सबको ये पता था कि अनाया का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक भी है। तभी अनाया ने अपना चेहरा रिवील किया। ये न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल कवर कर रहे थे। पूरे देश में सनसनीखेज फैली हुई थी। लोग अनाया को देखकर शॉक थे कि इतनी छोटी लड़की इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। वहीं पूरी राजावत फैमिली और रायचंद फैमिली ये न्यूज़ देख रही थी। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर बच्चे भी यह न्यूज़ देख रहे थे। सब लोग हैरान थे। कॉलेज को तो अनाया पर गर्व महसूस हो रहा था और प्रिंसिपल भी बहुत खुश था। अनाया जैसी लड़की उनके कॉलेज में पढ़ती है। वहीं अनाया से इंटरव्यू देने के बाद सबसे विदा लिया और अपने कैबिन में वापस आ गई और अपना पेंडिंग काम करने लगी। वहीं ऐसे ही उसे 10 बज गए। उसने घर में पहले ही बता दिया था वो घर नहीं आ पाएगी। ईशान उसके लिए डिनर लाया। अनाया ने डिनर किया और अपने पर्सनल रूम में जाकर पूरा ब्लैक आउटफिट पहन लिया। थोड़ी देर बाद वो और ईशान एक खंडहर जैसी जगह पर आकर रुक गए। अनाया ने अपनी आंखें और
हाथ स्कैन करवाए, जिससे उस खंडहर का वो वाला हिस्सा खुल गया जो हिस्सा जमीन के नीचे थी। और ये जगह किंग और क्वीन की थी। थोड़ी देर बाद अनाया ने अपने कदम अंदर बढ़ाए तो वहां बहुत सुंदर हॉल था जहां इतनी कुर्सियां थी कि 2000 से ज्यादा लोग आराम से आ जाए। सबने क्वीन के सम्मान में सिर झुका लिया। किंग पहले से ही अपनी जगह पर बैठा था, वहीं क्वीन की जगह खाली थी तो अनाया वहां जाकर बैठ गई। किंग का दिल अचानक ही जोर से धड़कने लगा। उसके मुंह से अचानक ही निकला बेबी गर्ल। जैसे ही अनाया के कानों में बेबी गर्ल सुनाई दिया, वो हैरानी से किंग को देखने लगी जो कोई और नहीं शिवाय था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे को देखकर दोनों को एक दूसरे पर प्राउड फील हुआ। तभी मीटिंग स्टार्ट हुई और सब लोगों ने बताया कि आजकल कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहा है, शिवाय एक इंसान के जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, जिसे अंडरवर्ल्ड में ब्लैक पैंथर नेम से जाना जाता है। जिसे सुनकर अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, जल्दी ही मुलाकात होगी मिस्टर ब्लैक पैंथर। इतना अपने मन में बोलकर वो सबको देखते हुए बोली, उससे मेल करो कि क्वीन उससे मिलना चाहती है, और अगर उसने मना करने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहे। तभी किंग बोला, कोई भी इनलीगल काम करो मगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स स्मगलिंग या फिर लड़कियों को सेल करने का धंधा किसी ने भी करने की कोशिश की तो वो याद रखें, वो किंग और क्वीन के आंखों में आ जाएगा और फिर उसका क्या होगा वो सोच नहीं सकता।